हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित, आपके बीच आपके ही प्रयागराज से है। ठीक है, आपके इलाहाबाद प्रयागराज से जो भी हो मिल भी सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बता भी सकते हैं। आप सभी के सामने एक नंबर दिया जाता है। अगर किसी ने अभी तक टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस से रिलेटेड नहीं लिया है तो जरूर ले लेंगे, अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि अब आपको एक टेस्ट आपके ऐप पर फ्री दिया गया। ऐप पर आप जाएंगे, हिस्ट्री का वहां पर टेस्ट फ्री दिया गया है। दूसरी चीज, आपको जैसे पीडीएफ चाहिए होती है ना, पीडीएफ, अब पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? आपके ऐप में मिलेगी, वो भी फ्री मिलेगी। जहां पर फ्री मटेरियल है वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आपको रोज की रोज पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दी जा रही है, तो आप सभी लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब पीडीएफ का झंझट खत्म हो गया कि मैं किसी के ग्रुप में भेजूं कि आपको पर्सनल भेजूं। आप जाएं, आप ऐप डाउनलोड करें, यूपीएससी ज्ञानदायिनी, यूपीएससी ज्ञानदायिनी है, स्पेलिंग सही लिखिएगा, बस यही समस्या नहीं करिएगा। यूपीएससी ज्ञानदायिनी है और इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि खनिज संसाधन, मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा आप सभी लोगों का। और आज हम बताएंगे कि आपके भारत के उद्योग, जिसे गांव में नॉर्मली धंधा कह दिया जाता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी धंधा करती है, मतलब उद्योग को ही धंधा कह देते हैं। ठीक है, कि अब वहां थोड़ी ये कहेंगे कि जैसे मतलब उद्योग लॉ एस्क का उद्योग करती है, लॉ की कंपनी में वो धंधा करती हैं या धंधा करता है। ठीक है ना, वो वाला धंधा मत समझिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको एक एक शब्द पढ़ते चलना है, आपको खुद भी समझ में आता जाएगा। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती हैं। कच्चे माल जो कच्चा माल हमारे और आपके बीच होता है उसे पक्के माल में बना देती हैं। कैसे? देखिए ये, और यहाँ पर लिखा है विक्रय, मतलब बेचने योग्य बना देती हैं जो कच्चा माल। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको वो चीजें समझ में आए जो समझाया जा रहा है या जो बताया जा रहा है। जैसे यहाँ लिखा गन्ने से चीनी का बनना। अब हमारा गन्ना क्या है? कच्चा माल है। अगर आप गन्ना काट लिए हैं तो ये क्या है, मतलब आपकी नगदी फसल है एक। अगर इसको ज्यादा दिन तक रखेंगे तो ये खराब हो जाएगी। तो ये कैसा माल है? कच्चा माल है। और कच्चे माल से क्या बनाया जाता है? पक्का माल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, बस उस शब्द पर आप फोकस करेंगे, आपको समझ में आ जाए। पक्का माल मतलब चीनी। अब चीनी एक बार बनने के बाद आप 4 महीने रखें, 6 महीने रखें, 1 साल रखें, कोई खराबी नहीं होगी, आपकी चीनी बिकेगी भी। अब तो हर रोजमर्रा की जरूरतों में चीनी भी है। ठीक है, आपको चीनी चाहिए, बच्चे घर में है तो और चीनी चाहिए, बूढ़े हैं तो और चीनी चाहिए। सभी लोग चीनी खाते हैं, हर चीज में चीनी सबको चाहिए ना। किसी को मीठा पसंद है तो चीनी चाहिए, किसी को तीखा लग गया तो चीनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए उद्योगों में वर्गीकरण किया गया है। देखिए कौन कौन से उद्योग होते हैं। कृषि आधारित उद्योग कौन से होंगे? सूती वस्त्र उद्योग होंगे, आपके चीनी उद्योग होंगे। सबसे बड़ा आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका सूती वस्त्र उद्योग होगा। इसकी डिटेल अभी हम आगे बताएंगे आपको। आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि आप तो बस यहाँ बता दी चीनी उद्योग सबसे बड़ा है, अरे सूती उद्योग सबसे बड़ा है, फिर चीनी उद्योग आएगा, उसके आगे तो आपको डिटेल सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल दिल थाम कर बैठे रहिएगा, अपने आप को, दिमाग को, मस्तिष्क को जो है एकाग्र करके बैठे रहेंगे तो सारी चीजें आपको एक एक समझ में आने वाली है। ठीक है, आगे है यहाँ पर दिया है खनिज आधारित उद्योग। खनिज का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप सभी लोग देखे होंगे, नहीं देखें तो जरूर देखें। उसमें मैंने लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, काफी चीजें मैं उसमें बहुत ही विस्तार से अच्छे से, जो आपके एग्जाम में आता है, एथेंटिक चीजें आपको नए डाटा के अनुसार दिया गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग, मतलब वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग। ये क्या है? देखिए खनिज भी है और आपके तकनीक से संबंधित भी है। ठीक है, तो क्या होगा? वायुयान, जलयान और रेल निर्माण उद्योग। ठीक है, वन उद्योग, वन आधारित उद्योग कौन से होंगे? रेशम उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? वन से, लकड़ियों से कौन कौन से? देखिए रेशम भी आपका लकड़ी से लगभग होता है, कागज तो आपका लकड़ी, जैसे इसकी डिटेल भी आगे बताएंगे, यही बता देंगे तो फिर आप लोगों का लय टूट जाएगा। ठीक है, ये इतने प्रकार के क्या होते हैं? उद्योगों का वर्गीकरण, इतने प्रकार के आपके उद्योग होते हैं, जिनमें से मैंने आप सभी को खनिज पर बता दिया है। खनिज उद्योग मैंने आप सभी के बीच वीडियो अपलोड हो चुका है, आप सभी लोग जाकर उसे अच्छे से देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी?
भारत में औद्योगिक क्रांति कैसे आई, कब आई, कहां आई? देखिए, भारत, हमारे स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक क्रांति 1948 में आई थी। स्वतंत्र भारत की है, कब आई थी? 1948 में, याद कर लें। भारत की दूसरी औद्योगिक क्रांति 1956 में आई थी। कब आई थी? 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है आपका, ठीक है। अगला है, भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991 में आई थी। 1991 में जब आई थी तब आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ। यहाँ पर एलपीजी का मतलब अपनी घरेलू गैस वाला मत समझिएगा, ठीक है। देखिए, उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, ठीक है। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है एलपीजी का। लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट किया गया, प्राइवेटों को दिया गया, और ग्लोबलाइजेशन होता है मतलब वैश्विक में, मतलब पूरे विश्व में फैलाया गया, ठीक है। उदारीकरण मतलब उद्योगों में थोड़ी सी छूट दी गई, जैसे कहते हैं ना, घर में कोई बहुत कट हो और आपको डांटता ही रहे, फिर उसमें क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में। इससे पहले नहीं हुआ था। उसमें उसको समझाया गया, उसे परिवर्तन हुआ, उसने कहा ठीक है भाई, सुबह शाम नहीं डांटेंगे, अब केवल दोपहर में डांट लिया गया। मतलब उनके मन में थोड़ा सा क्या है, उदारीकरण आया। किसको लेकर? उद्योगों को लेकर। कौन से उद्योग? आपके ये वाले, ठीक है, ये वाले आपके उद्योगों को लेकर क्या आया, उनके मन में, विचार में आया। कब? 1991 में। निजीकरण, इसके अंदर प्राइवेट, जो आपका प्राइवेटाइजेशन है, इसको लाया गया। अब कंपनियां प्राइवेट होकर भी काम करने लगी, ठीक है। वैश्वीकरण, आप सभी लोगों को पता है, ग्लोबलाइजेशन होता है कि मतलब पूरे विश्व में हमारे व्यापार को फैलाया गया, और यहाँ से अब आदान प्रदान हुआ, आयात निर्यात आना जाना शुरू हो गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप लोगों के सामने आता है आपका लौह इस्पात उद्योग। क्या कहते हैं इसको? लौह इस्पात उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें हैं, और इतना पढ़ लेने से आपका प्री तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, इतनी गारंटी ली जा सकती है, ठीक है। इतनी गारंटी ली जा सकती है, और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो बता रहे हैं इतना आप पढ़ लिए अच्छे से। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो आपकी है, देखिए, भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में। कब? 1874। बराकर नदी के किनारे, मैंने नदियां पढ़ाई थी तो आपको एक एक बताया था। बराकर नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के उल्टी। आप ये कुल्टी जरूर याद रखेंगे। कौन सा स्थान है? कुल्टी स्थान, पश्चिम वेस्ट बंगाल में है, स्थापित किया गया। बाद में फंड के अभाव के कारण या अभाव में ये कंपनी बंद हो गई। क्या हो गई? ये कंपनी बंद हो गई। आपकी कौन सी कंपनी थी? ये आपकी जो बराकर नदी के किनारे कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। ये फंड के अभाव के कारण ये बंद हो गई, और फिर इसका अलग से क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया, बंद हो गए, और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्कर्स रख कर दिया। यहाँ पर जैसे बराकर की जगह बंगाल आयरन वर्कर्स भी कहीं कहीं मिलता है। क्या नाम मिलता है? बंगाल आयरन वर्कर्स, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखेंगे आप। यही कुल्टी का ही नाम है। कुल्टी में फंड कम हो गया, अभाव हुआ, फिर ये क्या हुआ, बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। देखिए, जो हमारा, अब आपको मैप तो यहाँ पर नहीं है, जो हमारा भारत है, और जो भारत में यहाँ पर हमारे पास क्या है, बांग्लादेश है। इस जगह बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश पहले पश्चिमी पाकिस्तान में आता था। किस में आता था? पश्चिमी पाकिस्तान में आता था, और फिर ये यहाँ आकर यहाँ आ गया, हमारे भारत के पास एकदम आ गया कट करके, ठीक है। जब ये यहाँ आ गया तो ये क्या हुआ, जो हमारा लौह इस्पात होता था ज्यादातर इधरी क्षेत्र में होता था, ठीक है ना। तभी हमारे ज्यादातर क्षेत्र लौह इस्पात आपके कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं, मैंने आपको सारी ये नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम था? बराकर आयरन वर्कर्स, और इसी को बंगाल आयरन वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम याद रखने। और ये कुल्टी था, कुल्टी का अभाव हो गया था, मतलब पैसों के कारण, इसलिए। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने, देखिए कौन कौन से स्थापित किए गए थे। तो ये स्वतंत्रता से पूर्व के थे। चलिए देख लेते हैं। टिस्को, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को एक कंपनी थी आपकी। देखिए टिस्को कहां पर थी, दोनों इत्मीनान से पढ़ते हैं। टिस्को आपकी कहां थी? बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेद। मैंने आपको जब ये शहर झारखंड के बारे में बताया था कि यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो मैंने बताया था जमशेद जी टाटा जो थे, टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी, एक गांव था वहां का साक्षी नाम, तो
उसका क्या नामक स्थान पर स्थापित किया था, क्या, टिस्को। और वहां का जो साक्ची ये नाम था, इन्होंने जो जमशेद जी टाटा रहे वहां का नाम साक्ची से बदलकर जमशेदपुर रख दिए थे। कहाँ का है, झारखंड का। देखिए झारखंड, जैसे ही मैं आपको झारखंड बताती हूँ, झारखंड से आपको तुरंत एक क्रिकेटर याद आते हो, क्योंकि वो इतने मतलब प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं कि हर एक के दिल में अपना स्थान बनाकर रखे। वो है हमारे कौन, MS धोनी जी। कौन है, MS धोनी जी। वो कहाँ के हैं, तो हमारे धोनी भैया जी झारखंड के रांची से हैं। कहाँ के हैं, झारखंड के रांची से। अगर उनकी जर्सी नंबर आप देखेंगे तो कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो 7 से याद रखेंगे। 1907 में झारखंड में क्या हुआ था आपका, जब टिस्को कंपनी का स्थापना हुई थी। टिस्को कंपनी की यहाँ पर स्थापना हुई थी, कहाँ पर, झारखंड में, याद रखेंगे। और झारखंड के साक्ची नाम का नाम बदल करके क्या कर दिया, साक्ची में स्थापित किया और इसका नाम बाद में जमशेदपुर रख दिया गया था। ठीक है। और यहीं पर एक मतलब नगर भी था जिसे टाटा नमक का कहते थे, पहले उसे क्या कहते थे, कोला। एक वहां पर वो था, स्थान था, रेलवे स्टेशन था। चलिए फिर इसके बाद है इसको, मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया था। जो आपकी कुल्टी थी, आपका हीरापुर था, बर्नपुर था, इसी संयंत्र में मिला दिया। किसमें, इसको में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इसको। ठीक है, क्या है, इसको। तो इसको की स्थापना कब हुई, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में क्या हुआ था, महात्मा जी लौट के आ गए थे और चंपारण भी कर चुके थे 1917 में। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का यहाँ पर काम हो रहा था, किसमें, 1918 में। ठीक है, ये भी साथ साथ में आप याद रहे, ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ते रहे। चलिए अगला देखते हैं, लौह इस्पात उद्योग। अब यहां पर आपके कुछ बड़े बड़े उद्योग हैं, देखिए। अच्छा ये तो वही पेज आ गया लग रहा है, हाँ ठीक ठीक। लौह इस्पात उद्योग के बाद लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग कुछ ऐसे थे जो स्वतंत्र भारत के बाद, वो तो स्वतंत्र भारत के पहले के थे, अब स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह कारखाने। ध्यान से देखना, देखिए भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर, राउरकेला, ये तीन जो थे, ये तीन आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे। किससे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे। देखिए ये आपका स्वतंत्र द्वितीय पंचवर्षीय 1955 में, फिर ये भिलाई 1955 में, दुर्गापुर 1956 में और राउरकेला आपका 1959 में हुआ। ठीक है, इनकी स्थापना हुई। कहां पर हुए, देखिए यहां पर लिखा है, जो भिलाई है वो आपकी छत्तीसगढ़ की है, जो दुर्गापुर है वो आपका पश्चिम बंगाल का है, जो राउरकेला है वो आपका उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है। साथ में ये भी देख लेते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट भी 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, कब, 1964 ईस्वी में। कब हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको याद रखना ही है। ठीक है, चलिए तो 1964 में, तो देखिए ये किन देशों के सहयोग से स्थापित किए गए थे, ये याद करना। तो जो भिलाई था वो आपका सोवियत संघ रूस के साथ, किसके साथ, सोवियत संघ रूस के साथ। और जो आपका क्या कहते हैं दुर्गापुर है वो किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ था। और जो आपका राउरकेला वो किसके साथ, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। किसके सहयोग से, जर्मनी के। और जो आपका बोकारो है झारखंड वाला, ये किसके साथ, ये भी आपके रूस के साथ। अब हम सोवियत संघ छोड़ करके क्या बताते हैं आपको, रूस बताते हैं। सोवियत संघ बहुत बड़ा एक संगठन था जिसमें से 15 देश आते थे और उनमें से सबसे बड़ा देश आपका रूस ही था। ठीक है, फिर इनका क्या हुआ, गठन, मतलब ये टूटे, और टूटने के बाद भी क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका रूस सबसे बड़ा क्षेत्र अभी भी है। ठीक है, रूस। तो क्या हुआ, चलिए बताते हैं। इनको याद कैसे करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए भिलाई और बोकारो। भिलाई को पढ़िए भलाई, भिलाई को क्या पढ़े, भलाई, और बोकारो को पढ़े बेकार, बोकारो को पढ़े बेकार। शब्द बस स्पेलिंग इधर उधर करना। और साथ किसने दिया, रूस ने। दोनों का साथ किसने दिया, रूस ने। कैसे, जब हमारी बेकार स्थिति होती है तो हम पर भलाई कौन करता है, रूस करता है। जब हमारे भारत देश की बेकार स्थिति 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने युद्ध किया हमसे, तो हमारा साथ किसने दिया, रूस ने। हमारी भलाई किसने सोची, रूस ने। तो कैसे याद करेंगे, भिलाई, बेकारो
किसके सहयोग से स्थापित हुए? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। बोकारो कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में, सॉरी झारखंड में। बोकारो कहाँ है आपका? झारखंड में। और भिलाई कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बस इतना याद करना है। अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। ठीक है, दुर्गापुर, दुर्गापुर आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हमारी दीदी कैसी है? दुर्गा रूप धारण करती है। ठीक है, दुर्गा रूप धारण कर, और दुर्गा रूप जब धारण होता है तो उनके कितने हाथ होते हैं? 10 हाथ हो जाते हैं। कितने? 10 हाथ हो जाते हैं। तो दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन। इसके बाद में 10 आ रहा ना, दुर्गा जी के कितने हाथ हो जाते हैं जब वो मतलब रौद्र रूप अपना ले लेती है, मतलब बहुत गुस्सैल हो जाती है, या जब आप काली रूप ले लेते तो उनके 10 हाथ हो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक हाथ रहते ना। तो ये दुर्गापुर किसने स्थापित करवाया था? तो ब्रिटेन। याद हुआ? ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन। और आता है आपका राउरकेला। राउरकेला किसने करवाया? तो आपके जर्मनी ने। राउरकेला आपका कहाँ है? उड़ीसा का। तो कैसे याद करेंगे राउरकेला? अब हम मार्केट जाएंगे तो जैसे मार्केट गए क्या लेने? केला। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास मनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए। तो केला लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मनी होनी चाहिए भाई, मनी। बिना मनी के तो केला मिलने वाला नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर आपके ब्रिटेन के सहयोग से, बोकारो आपके रूस के सहयोग से। चारों याद हो गए? याद हो गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक मतलब इसी का है, कोई मतलब अलग से नहीं है। सेलम स्टील प्लांट आपके तमिलनाडु में है, इतना याद रखना है आपको कि ये कहां पर है, सेलम। और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आप सभी लोग जान रहे हैं आंध्र प्रदेश में। बट यहाँ पर यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि विशाखापत्तनम स्टील प्लांट कहां पर है। सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। यहां पर यह प्रश्न पूछ सकता है कि तट पर स्थित स्टील प्लांट कौन सा है, क्योंकि समुद्र के तट पर यही एक ऐसा प्लांट है जो समुद्र के तट पर स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में पहला एक ऐसा स्टील प्लांट है। चलिए, जैसे यहां देखिए लिखा है भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया है। तो ये बात आपको देखिए क्लियर कर दी गई है। फिर चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका आता है सूती वस्त्र उद्योग। जितना लिखा है, जितना बताया जा रहा है, बस उतना ही पढ़ लेंगे आप लोग तो आपके लिए बेनिफिट ही है। ठीक है, कोई भी प्रश्न छूटने वाला फिर यहाँ से नहीं है। पहला है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर, जो एक फोर्ट ग्लोस्टर है, कहां पर की गई थी, किंतु ये क्या था? असफल था। ये कैसा? असफल हो गया। सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग 1854 ईस्वी मुंबई के, ये एक गांव है, कौन सा है? कवासजी डाबर। दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, कवासजी डाबर है। ठीक है, द्वारा खोला गया था। कहां पर? गुजरात में। कहां पर है? अरे मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। कब? 1854 में। और जो 1818 में बना था तो ये क्या था आपका? असफल था। कोलकाता में हुआ था लेकिन ये क्या था आपका? असफल हो गया था। तो ये कहां था? फोर्ट ग्लॉस्टर में था। और सफल कहां था? तो आपके मुंबई में था। कहां पर? 1854 में गवासजी डाबर के द्वारा खोला गया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। जो मुंबई है आपका, उसे भारत के सूती वस्त्र की उप राजधानी के नाम से जाना जाता है, उपनाम से भी जाना जाता है। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद जो है भारत का बोस्टन कहलाता है। देखिए, सूती वस्त्र सबसे ज्यादा हमारे मुंबई से होता है। कहां से होता है? देखिए, तभी मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। किसे? मुंबई को। लेकिन अगर शहर में पूछेगा, शहरों में सबसे ज्यादा तो अहमदाबाद में होता है, इसलिए इसे भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को आपके। ठीक है, अब विश्व में सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से हैं तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आपका बोस्टन कहां पर है? जैसे इन्हें बोस्टन कहते हैं, तो बोस्टन आपका कहां पर है? ये भी आप याद रखेंगे। अब बोस्टन आपका यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में है आपका बोस्टन, आपका यूएसए में है। मैनचेस्टर कहां पर है? मैनचेस्टर आपका कहां पर पड़ेगा? तो मैनचेस्टर आपका ब्रिटेन में पड़ेगा, यूके में पड़ता है। ब्रिटेन कहें, यूनाइटेड किंगडम कहें, कुछ भी कहें, वही बात होती है। ठीक है, अगला है ओसाका। ओसाका आपका कहां है? जो सूती वस्त्र के लिए ये सारे जाने जाते हैं, तो ओसाका आपका जापान में है। कहां पर है? जापान में है। ठीक है, अगला है संघाई। संघाई कहां पर है आपका? चीन में है। संघाई आपका चीन में है। तो चीन में भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी बातें आप साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं जूट उद्योग, जिसे जूट
इंडस्ट्री कह सकते हैं आप, ठीक है। जूट उद्योग, देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट ली गई, ये एनसीईआरटी में बात कही गई। तो उससे पहले आइए देखते हैं क्या है सोने का रेशा। जूट कैसा होता है? जूट किसी ने देखा एकदम सोने सुनहरा जूट जैसे, मतलब जैसे हमारे किसी किसी के बाल जो भूरे होते हैं ना, तो सुनहरे सुनहरे होते हैं, उसी तरह सोने का रेशा। जूट को क्या, सोने के रेशे के नाम से मशहूर, जूट के रेशों से सामानों के रूप में भारत की विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो भारत में क्या है, जो जूट है भारत में, ये भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कौन? हमारा भारत रखता है, ठीक है। तो कैसा है, सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसका सामान निर्माण होता है, सामानों का निर्माण किया जाता है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप, ये याद करना है आपको, रिसरा नामक स्थान पर 1855 में हुआ था, लगाया गया था। कहां पर? कोलकाता में। ये आपके एनसीईआरटी से बात ली गई है, ठीक है। और एनसीईआरटी के साथ साथ मैं अब अगर और एक बुक बताऊं तो आप वहां से भी ये चीजें पढ़ सकते हैं। भारत का भूगोल की बुक है अरविंद कुमार जी की, बहुत ही बेस्ट बुक। अगर आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी कुछ भी दे रहे हैं तो वो बुक जरूर रखें, ज्यादातर तो चीजें हम वहीं से लाते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। कहीं कहीं ये 1857, इसलिए मैं एनसीईआरटी की बातें आपके सामने, क्योंकि आयोग एनसीईआरटी की बात मानती है, ठीक है। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में है, रह गए हैं, लेकिन चीन 3/4 जूट उत्पादन पूर्वी पाकिस्तानी अर्थात आपके बांग्लादेश में चले गए। जो पूर्वी पाकिस्तानी है आपका, पश्चिमी नहीं पूर्वी, वहां पीछे मैं पश्चिमी शायद बोल दी थी, मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है। तो आप ये बात पूरी एक तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे कायदे से। यहाँ पर जो कहा गया है कि पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट जो आपका रिसरा है, रिसरा में 1855 में हुआ, लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई। पटसन जो मिले थी वो भारत में ही रह गए, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया। इसलिए अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन मुख्यालय कहां पर है आपका? ढाका, जो बांग्लादेश की आपकी राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम, अब आपका जो जितना डिटेल वाला था वो समाप्त हो रहा है लगभग। अब ये वन लाइनर में आएंगे तो इनको फटाफट देखेंगे और सटासट इसको निपटा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये एल्यूमिनियम उद्योग, देखिए भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। जैसे मैंने बताया, अरविंद कुमार जी की आप बुक ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा समझ लेंगे, उन्हें देख लेंगे, आपका तैयार। ऐसे नहीं चीजें तैयार होंगी। आप एक बार यहाँ से पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन आंसर करें, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ें, फिर बुक पढ़ें, और फिर एक बार जब एग्जाम आए तो रिविजन करें, सब तैयार, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर क्या कहा, भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी या कारखाने या आप खाने कह सकते हैं, कौन कौन सी हैं। देखिए बाल्को का नाम क्या है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। बाल्को कहां पर है? आपके कोरबा एमपी में है, और कोयना आपका महाराष्ट्र में है। और ये किसके सहयोग से बना? सोवियत संघ, रूस के सहयोग से। आगे रूस भी लिख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग सोवियत संघ नहीं जाने, रूस जाने। हिंडाल्को आपका उत्तर प्रदेश में इसका है, कहां? रेणुकूट में, ठीक है, जो यूएसए। अब इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। कूट कहां पर है? रेणुकूट में। किसके सहयोग से बना? यूएसए। अब यूएसए इतना ताकतवर देश है कि ये किसी को कूट पीट के बराबर कर सकता है ना, तो इसलिए कूट आपका हिंडाल्को कहां पर है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। और किसके सहयोग से बना? उत्तर प्रदेश, यूएसए के सहयोग से। सिख नालको कहां पर है आपका? दामनजोड़ी उड़ीसा में है। कहां पर? दामनजोड़ी उड़ीसा में है, और ये फ्रांस के सहयोग से बना। आप सबके नाम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग नालको कहते हैं, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, जिससे हम लोग हिंडाल्को कहते हैं। समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा सुनेंगे, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक जैसे मालको है वो मद्रास की है, बस सब कुछ नाम यही रहेगा, यहाँ पर मद्रास हो जाएगा आपका, ठीक है, मद्रास हो जाएगा। इससे हम लोग क्या कहते हैं? मालको कहते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। कोलकाता की है, ठीक है। इस तरह की कई बाद में और बनाई गई थी, लेकिन 3 ये बहुत ही मेन थी। अगला है वायुयान निर्माण उद्योग, ठीक है। वायुयान क्या है? निर्माण उद्योग। देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु के हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम
नाम से स्थापित किया गया। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL हेल कहते हैं, है ना, लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे बस इतने। वायुयान निर्माण उद्योग में आपको याद रखना है कि वायुयान निर्माण उद्योग कौन करता है, तो आपका इतने समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम लोग HAL कहते हैं, ठीक है, उसे फुल फॉर्म में आप वो लिख। जलयान निर्माण उद्योग, तो पहला कारखाना जलयान का कहा 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान, ये याद रखना, क्या याद है, हिंदुस्तान शिप गार्ड विशाखापत्तनम नामक दे दिया गया था। कौन है ये जलयान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, जलयान के लिए। चलिए रेल वाला, रेल उपकरण उद्योग, तो रेल उपकरण उद्योग में आपको ये पॉइंट ही लगभग पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये पॉइंट देख लेते हैं। पहिए और एक्सेल का कहां पर उत्पादन किया जाता है, तो बेंगलुरु में, ठीक है। विद्युत इंजन का चितरंजन में, इंटीग्रल कोच का चेन्नई के पेरम्बूर में, ठीक है। डीजल इंजन का वाराणसी में, हमारे जो बगल में ही है वाराणसी में। रेल कोच आपका कपूरथला पंजाब वाला है, कहां पर, कपूरथला पंजाब वाला। आधुनिक कोच मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बहुत ही समय पहले ही नहीं, अभी बहुत ही जल्दी ये बना था आपके कहा, रायबरेली में, जो हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, रेल कोच याद रखना है, डीजल इंजन याद रखना है। जो हमारे आसपास के हैं इनको तो बिल्कुल फुल तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। इंटीग्रल कोच भी आपको चेन्नई में है, ये भी दिमाग में रखना है। चीनी उद्योग फटाफट देख लेते हैं। चीनी उद्योग 5 मिनट की और 7-8 मिनट की क्लास होगी। चीनी उद्योग क्या है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली मिल की स्थापना के साथ हुई थी। बस इतना ही है चीनी उद्योग में, ठीक है। चीनी उद्योग, चीनी में सबसे आगे कौन है, तो महाराष्ट्र, और गन्ने में यूपी, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप चीनी उद्योग, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, क्या ही चीनी उद्योग में मैं बताऊं आप सभी को। आपको बुक में भी देखेंगे तो आप यही पाएंगे चीनी उद्योग के विषय में, ठीक है। क्या पाते हैं, चीनी उद्योग। ये कृषि का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग होता है। कृषि का सूती वस्त्र के बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है चीनी उद्योग, ठीक है। ये भी एक बड़ी बात है, याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, चीनी उद्योग सेकंड नंबर पे आता है कृषि के उद्योग में, ठीक है। उसके बाद ये 1840 में, जैसे मैंने बताया 1840, 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल। 1 मिनट, तो यहाँ पर 1 मिनट दें। चीनी उद्योग मैं एकदम कंफर्म कर दूं, चीनी उद्योग क्या है, गलत मत लीजिएगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया क्या। चीनी उद्योग, अच्छा 1840 वाला असफल हो गया था, ठीक है, इसलिए वो नहीं लिखा गया। 1903 में बिहार वाला ये सफल था, ठीक है। 1840 में क्या हुआ था, बिहार में ही किया गया था, लेकिन वो असफल हो गया था, ठीक है। तो कहां पर हुआ था आपके, बिहार में। तो बिहार में ये शुरू किया गया था बेतिया नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। इस उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं। देखिए भारत में सर्वप्रथम चीनी उद्योग के लिए आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जाना जाता है। कौन कौन, महाराष्ट्र मैंने बताया चीनी के लिए, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर सबसे अधिक गन्ना उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक और तमिलनाडु होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु। गन्ने की प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए प्रति हेक्टेयर, तो आपका तमिलनाडु देता है। कौन देता है, तमिलनाडु। भारत में विश्व का चीनी का सबसे बड़ा उद्योग विश्व में गन्ने के प्रति हेक्टेयर होता है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी कहां होती है, आपके भारत में ही होती है, ठीक है ना। तो ये बातें आप याद रखें। अगला आता है सीमेंट उद्योग। देखिए सीमेंट उद्योग, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा, ठीक है। मद्रास बस याद रखेंगे, पहला कहां लगाया गया था, 1904 में मद्रास में, जो असफल। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर में कहां पर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से क्या हुआ, उत्पादन शुरू हो गया था। किताब में बहुत डिटेल दिए गए, बस इतना ही पूछा जाता है, तो इतने ही आप पढ़ेंगे। सबसे पहले 1904 में बनाया गया था मद्रास में, लेकिन वो असफल रहा। फिर 12-13 में बनाया गया कहां पर, आपके गुजरात में, ठीक है। कहां, गुजरात के पोरबंदर में, किसके द्वारा, इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। चलिए, और 1914 से यहाँ काम शुरू हो गया। रासायनिक उर्वरक उद्योग, जिसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहते हैं। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट के नामक स्थान पर स्थापित किया था। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब क्या है, पहले स्थान पर है। उर्वरक मतलब कारखाना मतलब हमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना या इसका उद्योग किस लिए, कि हम अपने खेत की या किसान जो होते हैं उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ा सके, इसलिए, ठीक है। 1906 में। चलिए आइए देखते हैं कुछ चमड़ा उद्योग।
चमड़ा उद्योग हमारे कहां पर, देखिए चमड़ा उद्योग के मुख्य कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ पर ये जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कहां पर, विश्व में, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है। अगला है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग भारत जो है चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा स्थान, किसका, प्राकृतिक रेशम का कौन सा स्थान है, दूसरा। भारत जो है दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन आता है सबसे बड़ा उत्पादक। और प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत है, चीन भी नहीं करता है। एकमात्र देश है, वो कौन सा है, हमारा भारत, हमारा महान भारत है, ठीक है। जहां पर सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। कहां पर, भारत में, सिर्फ भारत में चारों प्रकार की रेशम की जाती है। वैसे रेशम में कुल उत्पादन में चीन है, लेकिन चारों प्रकार की में भारत है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा माल रेशम उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज्यादा कहां पर, कर्नाटक में 41% करता है। आइए, आपका स्वागत है इन प्रश्नों के साथ। क्या है, आपका स्वागत है इन प्रश्नों के साथ कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था। लौह इस्पात की बात हो रही, तो कहां पर हुआ था, कुल्टी में हुआ था। कहां पर, कुल्टी में। चलिए, तट पर आधारित से इस्पात उद्योग कहां पर, मैंने बताया विशाखापत्तनम में हुआ था, ठीक है। दुर्गापुर लौह स्थान, तो दुर्गापुर के कितने हाथ होते हैं, दुर्गा जी के कितने हाथ होते हैं, 10 हाथ होते हैं, ठीक है। तो कहां, ब्रिटेन के सहयोग से। चलिए आगे देखते हैं। राउरकेला इस्पात की स्थापना हुई थी किसके द्वारा, तो केला कहां पर, जहां पर मनी होगी। केला कैसे लेंगे, जहां पर आपके पास मनी होगी। भिलाई संयंत्र, तो भलाई कौन करेगा आपके साथ, रूस करेगा। कौन करेगा, रूस करेगा। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो शहर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी, बंबई में हुई थी, ठीक है। शहर पूछे तो बंबई में हुई थी, शहर पूछे तो अहमदाबाद में हुई थी। कहां पर हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। अगला देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी कौन है, तो कौन होंगे, आपके बांग्लादेश है। मैंने बताया ना, बांग्लादेश में ही प्रतिद्वंदी हुए थे, क्योंकि वो बांग्लादेश आ गया था नीचे, वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था और वहीं पर सबसे ज्यादा जूट उद्योग होता था आपका, ठीक है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से थे, तो आपके पंजाब और हरियाणा है। कौन है, पंजाब और हरियाणा है, याद रखेंगे आप इसे, इस प्रश्न को। अगला है झारखंड में टाटा आयरन। झारखंड की बात आए तो मैंने क्या, धोनी का नंबर कितना है, 7 है, तो 1907 में हुआ था। धोनी जी का नंबर, आपको जर्सी नंबर याद रखना है कितना है। देखिए यहाँ पर एक साथ 4 प्रश्न आ गए, ठीक है। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग देख लें क्या होगा। ये IAS 2004 में प्रश्न आया था आपका, ठीक है। कब आया था, IAS 2004 में। तो पूर्व का, तो दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। पूर्व का किसे कहेंगे, अहमदाबाद को कह देंगे, ठीक है। पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। और इसे सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, आपको मुंबई बता देंगे, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के प्रश्न और ये रही आज की क्लास। तो आप सभी लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से क्या होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो कितने लोगों को ये सारी क्लासेस समझ में आई, लाइक जरूर ठोकिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कराते रहिए आप सभी लोग। और इसी तरह आपके बीच बेहतरीन क्लास रखने का प्रयास किया जाता है हमेशा, कि आपको क्लास एकदम बेहतरीन दी जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग सेशन को जरूर शेयर किया करिए, मतलब क्लास को भी। और मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं और उसके साथ पढ़ाएंगे आगे। इसके सोच रहे हैं जनसंख्या पढ़ा दें, देखते हैं क्या आता है आगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।